नमस्कार बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर से यूसीआई कराला लाइव पर आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज की वीडियो जो शूट की जा रही है बहुत ज्यादा धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस की जो आने वाली परीक्षा है 17-18 फरवरी को 2024 में, 5 सालों के बाद 2018 में यूपी पुलिस की परीक्षा हुई थी। 5 सालों के बाद 2024 में 17-18 फरवरी को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस की भर्ती निकाली और इसकी परीक्षा का आयोजन किया है। ये पूरे देश की एक तरीके से मान लो सबसे बड़ी परीक्षा है। बहुत सारे बच्चों ने इसमें फॉर्म भरा है, तो वो लोग अपनी तैयारी को काफी मजबूती दे रहे होंगे। उसी मजबूती को और धार लगाने के लिए हम लोग लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक पूछे गए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का सेट, जिससे आप लोगों को काफी मदद मिलेगी कि कैसे उत्तर प्रदेश पुलिस क्वेश्चन पूछता है, कैसे पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं, ज्योग्राफी के होते हैं, इकोनॉमिक्स के होते हैं, किस स्तर के होते हैं। तो उनका हम लोग एक ब्रीफ डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। बच्चों, वीडियो शुरू से लेकर अंतिम तक हम लोगों के साथ बने रहिए और इससे आपको काफी मदद मिलेगी। चलिए आज की वीडियो हम लोग यहीं पे स्टार्ट करते हैं और उत्तर प्रदेश कांस्टेबल के क्वेश्चन पेपर्स को यहाँ पे देखने की वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर आपके सामने ये दिख रहा है स्क्रीन पे, देखिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश पुलिस, ये 2018 अक्टूबर 25 को 2018 का पेपर जो हुआ था उसमें इन्होंने पूछा कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66, आर्टिकल 66 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ, क्या बताता है? संसद का संविधान बताता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव बताता है, संसद के सदनों की अवधि बताता है, या भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में बताता है? इंग्लिश में ऑप्शन देख लेना, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, या द अटॉर्नी जनरल फॉर इंडिया। तो सबसे पहले बच्चों ये जानिएगा, जितने बच्चों को अगर आंसर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में तुरंत करेंगे। एक चीज याद रखिएगा, वो तुरंत लगातार जो है कि कमेंट बॉक्स में, तो बच्चों जिनको आंसर आ रहा है कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। अब हम आंसर आपको बता रहे हैं कि भारत का जो अनुच्छेद 66 है बच्चों, वो डील करता है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव को, द इलेक्शन प्रोसेस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले तो आप तो बच्चों आपका पहला क्वेश्चन था कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपके सामने रखा था, संसद के संविधान के बारे में लिखा हुआ है, उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में लिखा हुआ है, संसद के सदनों की अवधि के बारे में लिखा हुआ है, या भारत के अटॉर्नी जनरल के बारे में लिखा हुआ है। तो जिन बच्चों को अगर आंसर आ रहा है तो वो तुरंत कमेंट बॉक्स में यहाँ पे बताएंगे। और देखिएगा, सबसे पहले चीज कि ये जो आर्टिकल 66 है उसमें हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में से संबंधित है, और वहां पर स्पेशल जो ये आर्टिकल है वह उपराष्ट्रपति के चुनाव को डिनोट करता है। तो हमारा बच्चों यहाँ पे जो आर्टिकल 66 है इसमें उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा। तो इसके लिए जो प्रोसेस भारत के संविधान में लिखा गया है उसमें सबसे पहले यह बताया गया है कि भारत का कोई भी व्यक्ति जिसकी एज 35 वर्ष है, याद रखिएगा, जिसकी एज 35 वर्ष है वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। उपराष्ट्रपति जब भी कोई व्यक्ति बनेगा उसको किसी भी हाल में लोकसभा, राज्यसभा या किसी राज्य के विधानमंडल, विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसको उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, तो जैसे ही वो पद उपराष्ट्रपति का धारण करेगा वो वाला पद उसको क्या करना होगा? खाली करना होगा। तो यानी कि कोई भी व्यक्ति लोकसभा का सदस्य भी नहीं रहना चाहिए, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहना चाहिए, साथ ही विधानसभा या फिर विधान परिषद कहीं का भी उसको सदस्य नहीं रहना है अगर वो उपराष्ट्रपति बन जाता है। तो अब उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा?
इनके चुनाव के लिए कहा गया कि अप्रत्यक्ष प्रणाली अपनाई जाएगी, अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। बच्चों, दो प्रकार की मतदान प्रणालियां पूरी दुनिया में चलती हैं, एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली का मतलब होता है जो कैंडिडेट होता है उसको जाकर डायरेक्ट हम वोट करते हैं, जैसे लोकसभा का सदस्य हो गया, जैसे विधानसभा का सदस्य हो गया, जैसे ग्राम पंचायत का मुखिया हो गया। तो ये से बहुत सारे पद होते हैं जिनपे वोटर जो होता है या जो मतदाता होता है वो प्रत्यक्ष रूप से अपने कैंडिडेट को चुन लेता है। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे पद इंडिया में हैं जिनके निर्वाचन के लिए अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को स्वीकारा गया है। अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली बच्चों जो होती है, इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि यहां पर कुछ स्पेशल लोगों को ही वोट करने का पावर मिलता है, और जो ये स्पेशल या विशेष लोग होते हैं ये आम जनता के प्रतिनिधि के रूप में आगे चुने गए होते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमारे एरिया का लोकसभा सांसद है कोई भी, जैसे मान लो वाराणसी एक लोकसभा क्षेत्र है, वाराणसी का जो लोकसभा क्षेत्र है उसका सांसद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो अगर अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली की कहीं पे बात आएगी तो पूरे वाराणसी क्षेत्र से मोदी जी वोट कर देंगे और यह मान लिया जाएगा कि ये पूरे वाराणसी क्षेत्र की जनता का मतदान है। इस प्रणाली को हम अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली। और इस प्रक्रिया को हम एकल संक्रमणीय मत के द्वारा भी लेते हैं, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो चाहे आप अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली देख लेना, चाहे एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम होता है ये उसी का एक पार्ट होता है। इसको राष्ट्रपति के चुनाव में बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, तो यहां पर आप ये समझ लीजिएगा। अब उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो अगला क्वेश्चन आपसे अगर इस बार यूपी पुलिस बना सकती है तो ये बना सकती है कि कौन कौन व्यक्ति होता है जो उपराष्ट्रपति को वोट करता है, यानी कि उपराष्ट्रपति किसके द्वारा निर्वाचित होता है। तो उपराष्ट्रपति को वोट करने वाले जो लोग होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं, याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ संसद के सदस्य। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को कोई भी वोट नहीं कर सकता। इवन विधानसभा, विधान परिषद, जिला परिषद, ग्राम परिषद कोई भी हो, आप ये देखेंगे वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेगा। उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं, यानी कि संसद के सदस्य। अब बच्चों आप लोगों को एक चीज और पता होगा, संसद में सदस्य दो प्रकार के आते हैं, एक निर्वाचित और एक मनोनीत। राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 होते थे पहले। अभी फिलहाल एंग्लो इंडियन वाला सिस्टम इंडिया में खत्म कर दिया गया है, तो अब लोकसभा में सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित लोग रहते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या संसद के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति को वोट करेंगे, या केवल निर्वाचित सदस्य वोट करेंगे, या केवल मनोनीत सदस्य वोट करेंगे? तो इसका जो सबसे सटीक आंसर है बच्चों कि संसद के सभी सदस्य, याद रखिएगा। तो उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य वोट करते हैं, वो चाहे निर्वाचित हो, चुनाव जीतकर पहुंचे हो, या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए हो। जिसे राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन होता है, अभी मैंने बताया, तो ये 12 मनोनीत सदस्य भी उपराष्ट्रपति को वोट करेंगे। तो इसका जो बच्चों यहां पे पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद या अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है, जो 66 है, तो ये उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। यहां पर संसद के सदनों की अवधि दिया हुआ है, जैसे कि लोकसभा 5 साल के लिए होता है और राज्यसभा 6 साल के लिए होता है, तो ये सब आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। भारत के अटॉर्नी जनरल, ये इसका आर्टिकल 76 है, अटॉर्नी जनरल जो है कि होता है ये भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होता है। तो ये सब चीजें आप लोग रिवीजन करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन जो बच्चों यहां पर है आपके सामने, बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो है कि सीरिया की राजधानी पूछा यहां पे। तो आप सबसे पहले तो ये जान लो
सीरिया कौन सा देश है? सीरिया, ये जो सीरिया है बच्चों, ये पूरी दुनिया में आतंकवाद से प्रभावित सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, एक तरीके से आप कह सकते हो। पूरी दुनिया में आतंकवादियों की जो सबसे बड़ी संस्था है आईएसआईएस, नाम सुना होगा। आईएसआईएस का मतलब ही होता है इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक। सीरिया की राजधानी बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में आ रहा है कि सीरिया की राजधानी क्या है। ऑप्शन में आपके सामने है अलेप्पो, दमिश्क, होम्स, दमा, हमा। अगर आप स्पेलिंग इसकी इंग्लिश में देखना चाहते हो तो आप देख लो, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। अलेप्पो, दमास, हमाह और होम्स, ये इन 4 शहरों में आपको बताना है कि सीरिया की राजधानी कौन सी है। तो सीरिया की राजधानी बच्चों सबको पता है, लगातार ये शहर हमेशा न्यूज में बना होता है, और इस शहर का नाम है, इस शहर का जो नाम है बच्चों, इसका नाम है दमिश्क। सीरिया की राजधानी बच्चों यहां पे जो है ऑप्शन के हिसाब से वो दमिश्क। बाकी ये अलेप्पो, होम्स, हमा, ये तीनों और शहर सीरिया की हैं, लेकिन सीरिया की जो राजधानी होती है वो दमिश्क होती है। और सीरिया के बारे में पहले तो ये जान लो कि सीरिया मध्य एशिया का वो मुस्लिम देश है जो आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा है। उसके प्रभाव का जो कारण है कि क्यों यहां पे आतंकवाद इतना प्रभावित या इतना ज्यादा चरम सीमा पे रहता है, उसका मेन कारण है वहां की आबादी या वहां की जो है कि जनसंख्या। तो बच्चों जो सीरिया की जो जनसंख्या है, ये आपको तो पता है कि मुस्लिम ही है ये सारे, लेकिन मुस्लिम में भी इनकी जो बहुलता है, मुस्लिम में जो इनकी बहुलता है बच्चों, ये सुन्नी मुस्लिमों की है। तो पूरी दुनिया में वैसे भी 90% मुस्लिम सुन्नी होते हैं, आपको पता ही है। अप्रोक्स 90% सुन्नी है और 10% शियाओं की कैटेगरी है। सीरिया एक मुस्लिम बाहुल्य, सुन्नी बाहुल्य देश है, लेकिन इसका जब भी राष्ट्रपति या इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है, जैसे अल बसर काफी समय से वहां पे राष्ट्राध्यक्ष के रूप में बने हुए हैं, तो ये जो अल बसर हैं ये सिया समुदाय से आते हैं। तो एक सिया अल्पसंख्यक समुदाय का आदमी सुन्नी जैसे बाहुल्य देश का राष्ट्राध्यक्ष बना हुआ है, ये सुन्नी देशों को मंजूर नहीं है। सऊदी अरेबिया हो गया, दुबई हो गया, इराक हो गया, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इस चीज से चिढ़ते हैं कि सिया कैसे यहाँ का राष्ट्राध्यक्ष बना हुआ है, और बस इसी चीज को लेकर यहाँ पे मेन मसला फंसा हुआ है। और भी कई सारी चीजें इसके स्ट्रेटेजिक लोकेशन के कारण होती हैं। तो फिलहाल जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपसे क्वेश्चन बनाया सीरिया पे, वो क्यों बनाया? क्योंकि सीरिया लगातार क्या था कि न्यूज में रहता है। अभी इस साल भी आपको कई सारे देश न्यूज में देखने को मिले, जैसे हमारा पड़ोसी देश मालदीव। तो मालदीव की राजधानी मुद्रा आपको पढ़ लेना है। म्यांमार पर भी अभी मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया। बांग्लादेश से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछते हैं पेपरों में, उसकी राजधानी मुद्रा। तो ये जो हमारे आसपास के पड़ोसी हैं, और साथ में जो दुनिया के कुछ और देश जो लगातार किसी न किसी वजह से न्यूज में बने हुए हैं, आप उनकी राजधानी और कैपिटल को बिल्कुल अच्छे से रेडी कर लेना। उसमें से कुछ के क्वेश्चंस तो मैं यहां पे ले आऊंगा, ठीक है। चलिए बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है यहां पर हमारा, म्यांमार की मुद्रा का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो बच्चों म्यांमार की मुद्रा का नाम है यहां पर, कि पूछा है कि म्यांमार की मुद्रा का नाम आप बताओ क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लो कि यहां पे कई देशों की मुद्रा का नाम लिखा हुआ है, जैसे कि क्यात लिखा हुआ है, रियाल लिखा हुआ है, नायरा लिखा हुआ है और क्रोन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि जो क्रोन होती है ये नॉर्वे की मुद्रा है, जो नायरा है ये नाइजीरिया की मुद्रा है। इसके अलावा जो क्यात है, क्यात बच्चों यही म्यांमार की मुद्रा है। तो म्यांमार की जो मुद्रा है उसका नाम है क्यात। और उसके बाद एक मुद्रा और यहां पे बची हुई है रियाल, और रियाल जो मुद्रा है बच्चों ये ईरान की मुद्रा है। कहां की मुद्रा है? ईरान। तो सबसे पहले तो आप यहां पर कुछ चीजें और जानने की कोशिश करिए कि यहां से क्वेश्चन और क्या बन सकते हैं। जैसे अगर हम म्यांमार की बात करते हैं तो ये म्यांमार का पुराना नाम बर्मा हुआ करता था।
और ये हमारे अखंड भारत का ही एक हिस्सा हुआ करता था। लेकिन अंग्रेजों ने 1935 के भारत सरकार अधिनियम में ये प्रोवाइड किया कि म्यांमार यानी बर्मा को भारत से अलग करके एक स्वतंत्र राष्ट्र बना दिया जाए। तो कई बार पेपरों में क्वेश्चन आता है कि भारत से बर्मा कब अलग हुआ या म्यांमार कब अलग हुआ, तो वो साल 1935 का ही है। तो बहुत पुरानी बात नहीं है। अभी म्यांमार हमारा ही हिस्सा था, हम लोग आसानी से म्यांमार में जा सकते थे, आ सकते थे। लेकिन 1935 में अंग्रेजों ने बर्मा को हमसे अलग कर दिया। बाद में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार किया गया। इसकी जो इसकी राजधानी है वह न्यापीदा है बच्चों, न्यापीदा, ये यहाँ की राजधानी है न्यापीदा। कई बार क्वेश्चन पूछता भी है कि म्यांमार की राजधानी का नाम बताइए, तो आप इसका कैपिटल याद रखिएगा, न्यापीदा। इसकी मुद्रा ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस हो चुका है क्यात को लेकर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का न्यूज बता रहा हूं जो मोदी सरकार कर रही है। मोदी सरकार एक FRBM, फ्री रिजीम बॉर्डर मूवमेंट, ये जो FRBM कॉन्सेप्ट है ये किस देश के साथ मोदी ने अभी जो है कि लॉन्च करने की बात ये कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप ये जान लो कि भारत के जो भी पड़ोसी देश है उनमें कुछ ऐसे देश हैं जहां पे हमारा जो मूवमेंट होता है वो विदाउट वीजा हो सकता है। उसमें नेपाल सबसे बहुचर्चित देश है। नेपाल में एंट्री करने के लिए या नेपालियों को इंडिया में एंट्री करने के लिए किसी भी वीजा की जरूरत नहीं होती है। कोई भी भारत का व्यक्ति आसानी से वहां जा सकता है और वहां का यहां आकर कारोबार कर सकता है। इसी कड़ी में एक और देश हमारे साथ है, उसका नाम है म्यांमार। बर्मा में भी क्या था कि इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री मूवमेंट का राइट दिया हुआ था, लेकिन ये पूरे बर्मा के लिए नहीं था। पहली चीज आप इसको ध्यान से समझना कि ये क्या इंडियन गवर्नमेंट ने इनके लिए क्या प्रोविजन दिए हैं। तो यहां पर जो चीजें दी गई हैं बच्चों, यहां पर चीजें ये दी गई हैं, जैसे ये मान लीजिए इंडिया और बर्मा का बॉर्डर है और इधर ये पूरा का पूरा इंडिया हो गया और इधर जो है कि ये पूरा का पूरा जो है कि बर्मा हो गया। अब इसमें जब भारत और बर्मा अलग हुए थे तो इसमें एक ये प्रोविजन बनाया गया था कि जो बर्मा के लोग हैं वो इंडिया में 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं और व्यापार वगैरह करके फिर वापस जा सकते हैं, और इंडिया के लोग जो है वो भी बर्मा में 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं और व्यापार करके आ सकते हैं। तो इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर ये जो 16 किलोमीटर तक का ये जो एरिया है इसमें फ्री मूवमेंट है। म्यांमार का कोई इधर आ सकता है, इंडिया का कोई इधर जा सकता है, लेकिन 16 किलोमीटर के बाद अगर आपको म्यांमार में जाना है तो आपके पास वीजा होना चाहिए, यू शुड हैव वीजा। या फिर यहां पर आप ये देख लो कि अगर इधर का कोई आए तो उसके पास होना चाहिए। अब इस जो यहां पे लिबर्टी मिली हुई इतने बड़े क्षेत्र की, इसका सबसे बड़ा मिसयूज क्या हो रहा है कि म्यांमार के बहुत सारे ऐसे लोग जो अवैध धंधा करते हैं, नशे का, ड्रग्स का, स्मगलिंग का, वो सारा का सारा जो अवैध कारोबार है वो इसी एरिया से होकर गुजरता है। पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा जो ड्रग्स वगैरह आते हैं वो म्यांमार के रास्ते से ही आते हैं। तो भारत इस चीज से बहुत ज्यादा चिंतित था और वर्तमान सरकार ने इस फ्री रिजिड मूवमेंट को क्या किया, यहां पे रोकने का फैसला किया है। तो यहां पे बच्चों म्यांमार एक बार फिर से न्यूज में है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 17-18 फरवरी को आप बैठने से पहले म्यांमार के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। म्यांमार 1935 में इंडिया से अलग हुआ। म्यांमार का जो नई राजधानी है न्यापीदा, उसका पुराना नाम बर्मा था, उसकी पुरानी राजधानी रंगून थी। और म्यांमार के बारे में सबसे बड़ी चीज कि यहां पर बौद्ध मंदिरों को पैगोडा कहते हैं। तो म्यांमार के जो बौद्ध मंदिर होते हैं, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा है कि पैगोडा क्या होते हैं, तो म्यांमार के बौद्ध मंदिरों को बच्चों हम लोग पैगोडा कहते हैं। इसके साथ ही म्यांमार की जो करेंसी है वो क्यात है। क्या नाम है उसका? क्यात। अब बच्चों यहां पे जो अगला क्वेश्चन है हमारा, बच्चों अगला क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश पुलिस में आया हुआ था कि आबादी के हिसाब से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा है।
तो पहले तो आप ये जान लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में, थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस कर लेता हूं, फिर वापस से हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है बच्चों, ये दुनिया का दूसरा सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। तो पहले तो आप ये लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ये पूरी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है बच्चों। और अगर हम देशों की संख्या के हिसाब से बात करें कि सबसे ज्यादा जो देशों की संख्या है वो किस महाद्वीप में है, तो वो अफ्रीका महाद्वीप में है विद 54 कंट्रीज। तो 54 देशों के साथ इस महाद्वीप में सबसे ज्यादा देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप के बारे में एक चीज और आप समझिएगा कि जो अफ्रीका महाद्वीप है दुनिया का इकलौता महाद्वीप है जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ये तीनों इंपॉर्टेंट रेखाएं गुजरती हैं। तो जब ये तीनों इंपॉर्टेंट रेखाएं गुजरती हैं तो अफ्रीका का बहुत बड़ा एरिया जो है कि ट्रॉपिकल जोन में आ जाता है, यानी कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है। और जब ट्रॉपिकल जोन में आता है तो यहां पे बहुत ज्यादा बारिश और बहुत ज्यादा गर्मी होती है। बारिश और गर्मी के कारण बायोडायवर्सिटी काफी देखने को मिलती है और यहाँ के लोगों की जो स्किन होती है गर्मी के कारण पूरी ब्लैक हो जाती है। तो अफ्रीकन कंट्रीज में मैक्सिमम आपको ऐसे कंट्रीज मिलेंगे जो कर्क और मकर के बीच में विषुवत के अगल बगल फैले हुए हैं और ड्यू टू हाई टेम्परेचर और हाई रेनी कंडीशन के कारण यहाँ पे बायोडायवर्सिटी के साथ साथ स्किन कॉम्प्लेक्सेस भी यहाँ पे बॉडी में दिखते हैं, यानी कि जो कलर है वो ज्यादातर डार्क कलर ही आपको मिलेगा। तो अफ्रीका में अब भाई बात यहां पर हो रही है कि एक गर्म क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रीय लोगों के अंदर प्रजनन करने की क्षमता भी तगड़ी होती है, यानी कि यहां पे जो प्रजनन कैपेसिटी होती है चाहे जीव जंतुओं की या फिर वनस्पतियों की या मानव की, वो अच्छी खासी होती है। वहीं आप यूरोप वालों को देखिए, बिल्कुल ठंडे प्रदेश में पड़े हुए हैं और उनकी प्रजनन कैपेसिटी बहुत कम होती है, इस वजह से वहां पे आबादी भी बहुत ज्यादा कंट्रोल हो रहती है, वहां पे ओवर पॉपुलेशन की कंडीशन ही नहीं बनी हुई है। लेकिन आप उन देशों को देखो जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर आबादी बहुत ज्यादा है। जैसे इंडिया भी एक तरीके से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के पास ही आता है, तो ऐसी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिलहाल अब अफ्रीका के 54 देशों में सबसे ज्यादा आबादी वाला जो देश है बच्चों, उसका नाम है नाइजीरिया। याद रखिएगा जो नाइजीरिया है यहां पर सबसे ज्यादा आबादी पाई जाती है। इसके अलावा सोमालिया, मोरक्को और बेनिन, 3 देश और ऑप्शन में है। यहां मैं मोरक्को के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि मोरक्को का एक बहुत प्रसिद्ध यात्री, उसका नाम था इब्न बतूता। नाम आप लोग सुने होंगे, इब्न बतूता। ये भारत आया था इब्न बतूता, और भारत आकर उसने भारत की संस्कृति को काफी अच्छे से पढ़ने की कोशिश किया था, समझने की कोशिश किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये यहां पर इंडिया में आया था। ये आप लगा लो 1350 ईस्वी के आसपास इंडिया में ये आया था, 1300 से 1350 ईस्वी के आसपास। तो मोरक्को का ये जो प्रसिद्ध यात्री है इब्न बतूता, इस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। सोमालिया के बारे में एक चीज और आप ये समझना कि एक हॉर्न ऑफ अफ्रीका के कंट्रीज में आता है। जैसे अगर आप अफ्रीका के मैप को देखो बच्चों, तो अफ्रीका का जो मैप होता है वो इस तरीके से होता है, और ये वाला जो हिस्सा है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका या अफ्रीका का सींग कहते हैं। तो इस सिंह के कारण यहां पर कुछ कंट्री आते हैं, इथोपिया आता है, सोमालिया आता है, और भी यहां पे 1-2 देश आते हैं। तो इसमें ये जो सोमालिया कंट्री है इसका कंट्रोल होता है, यहां पर एक जलसंधि है जो इधर से रेड सी को और इधर से अरेबियन सी को कनेक्ट करता है। इस जलसंधि का नाम होता है बाब अल मंडाब। बच्चों याद रखिएगा, अगर आप इंडिया से अफ्रीका यानी रेड सी होते हुए अगर आप यूरोप की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको इस जलसंधि से होकर ही गुजरना होगा, और इसका नाम होता है बाब अल मंडाब। बाब अल मंडाब को कहते हैं आंसुओं का दरवाजा, गेटवे ऑफ टीयर्स। बहुत बार पेपर्स में आया हुआ है। इसके बाद बच्चों जो अगला क्वेश्चन हमारा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बच्चों आपके पास समय है, कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करके बताइए।
कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरेगी? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा और गोदावरी। तो जिन बच्चों ने को ये क्वेश्चन करने में दिक्कत हो रही है नदी से, पहले तो आप ये जान लो कि नदी से रिलेटेड हर एग्जाम में क्वेश्चन आना ही आना है। एक दो क्वेश्चन तो पक्का आएगा, और इस पर ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो आपके इस चैनल पे डाल दिया है, जिसका लिंक मैं नीचे डलवा देता हूं। एक तो है पेनिनसुलर रिवर्स, जिसमें मैंने पूरे साउथ इंडिया की रिवर्स को कंप्लीट किया है, कहां से निकल रही हैं, कहां गिर रही हैं, क्या उनके बारे में विशेष है, और बहुत बेहतरीन वो वीडियो है बच्चों, आप लोग उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा। और दूसरा मैंने एक और गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ाया हुआ है, तो उसको पढ़ लेना। अभी कुछ और नदियों का वीडियो रह रहा है, उसको भी मैं जल्दी डाल दूंगा। तो फिलहाल आप ये देखो, अभी जो लास्ट वीडियो अगर आप देख लेते हैं रिवर्स पर, तब भी आपका यहां पे काम हो जाएगा। ये क्या वीडियो है, उसमें ये क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में कौन सी नदी नहीं गिरती। तो बच्चों सबसे पहले तो ये जान लो कि इस हमारे भारत के एक तरफ अरब सागर है, यानी कि पश्चिम की तरफ, और एक तरफ बंगाल की खाड़ी है। इसमें से कुछ नदियां होती हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, इनका जो बहने की दिशा होती है ये पूरब की ओर बहती है, यानी पूर्व की ओर। और कुछ नदियां होती हैं जो अरब सागर में गिरती है, इनके बहने की दिशा होती है मैक्सिमम पश्चिम की ओर। तो जैसे पूरब की ओर बहने वाली अगर हम नदियों की बात करें, तो जैसे यहां से बहुत फेमस नदी है गंगा, यमुना, गोमती, कोसी, गंडक, ये गंगा उनके साथ लेकर अपना सबको गिर रही है। इसके अलावा यहां पर एक और रिवर है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, स्वर्णरेखा, बैतरनी, कितनी ही नदियां हैं बच्चों जो कि कहां पर गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में। दूसरी तरफ उल्टी दिशा में बहने वाली भी कुछ नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं, और कहां पे गिरती है, अरब सागर में। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियों में नर्मदा बड़ी फेमस है, ताप्ती फेमस है, इसके अलावा जो है कि बच्चों इधर से साबरमती है, माही है, पेरियार है, मांडवी है, जुआरी है। तो बहुत सारी नदियां आपको अरब सागर में गिरते हुए मिलेंगी। नदी पर का वीडियो आप पक्का देख लेना बच्चों, एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में आपके सामने आना ही आना है, तो आप इस टॉपिक को जरूर पढ़ लेना। तो अब यहां पे क्वेश्चन पे अपने आते हैं। क्वेश्चन यहां पे हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। तो बच्चों कावेरी तो बंगाल की खाड़ी में गिरेगी, तो ये तो ऑप्शन है नहीं। गोदावरी ये भी गिरेगी, कृष्णा ये भी गिरेगी, तो बची कौन, नर्मदा। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है नर्मदा। नर्मदा के बारे में एक चीज और जानिएगा कि ये साउथ इंडिया या पूरे इंडिया की वो नदी है जो विपरीत दिशा में या पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी है। इसके अलावा साउथ इंडिया की सबसे लंबी नदी गोदावरी है, इसीलिए इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। कावेरी बहुत विवादित है, दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कृष्णा दूसरी सबसे लंबी नदी है साउथ इंडिया की। नदी पर बच्चों अच्छे से अपना रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा यहां पे, मानवाधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल है बच्चों। बहुत धमाकेदार ये भी क्वेश्चन है। हमारे देश में बहुत सारे समाज सुधारक हैं, पर्यावरण से रिलेटेड, आम जनजीवन से रिलेटेड, किसी न किसी मुद्दे पर वो देश की जनता को जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे पुरस्कार भी वो पाते हैं। ऐसे ही नामों में एक नाम हमारे सामने आ रहा है जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्वेश्चन बनाया था, कृति भारती। बच्चों ये जो कृति भारती हैं, इनसे क्वेश्चन आ रहा है कि आखिर ये किस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए पूरी तरीके से फेमस हैं। क्या महिलाओं पर जो तेजाबी हमले होते हैं उससे, बाल और बंधुआ मजदूरी से, बाल विवाह से, या सर पर जो मैला ढोते हैं या कचरे ढोते हैं उनसे। तो सबसे पहले तो बच्चों ये जान लीजिए कि इसका जो सबसे सही आंसर है कि उन्होंने
जो सबसे ज्यादा जो प्रयास किया है वो बाल विवाह को रोकने के लिए किया है। तो कृति भारती का जो संबंध है वो बाल विवाह को रोकने से है। और कृति भारती ने बाल विवाह को रोकने के लिए काफी प्रयास किए हैं। भारत में अगर हम बाल विवाह की बात करें बच्चों, या अगर हम भारत में विवाह की बात करें, तो जो पुरुषों की शादी की उम्र है वो इस समय 21 वर्ष निर्धारित है, और महिलाओं के लिए जो महिला है उनके लिए जो शादी की उम्र है वो 18 वर्ष निर्धारित है। लेकिन ये कानून आज तो पास नहीं हुआ है। अंग्रेजों के समय कुछ और कानून था, शारदा एक्ट आया, बहुत सारे एक्ट आए जिसमें विवाह के लिए कानूनी उम्र का जो वो बंधन था उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज किया गया। एक समय था जब इंडिया में 14 साल की लड़कियों को भी शादी के लिए अनुमति थी, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ये एज बढ़ता गया और आज के डेट में 18 वर्ष पर ये फिक्स है। अभी देश में एक बात की चर्चा बड़ी तेज हो रही थी कि क्या लड़कियों की और लड़कों की शादी की उम्र बढ़ा दी जाए, क्योंकि हमारे देश में इस समय एक ट्रेंड ये है कि लोग 18-21 साल की उम्र में शादी नहीं कर रहे हैं। वो काफी जब पैरों पे सेटल हो जा रहे हैं, खड़े हो जा रहे हैं, कैरियर अपना देख ले रहे हैं, तो 30 के आसपास ही चाहे लड़का हो या लड़की हो शादी कर रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी इस मुद्दे पर कमिटीज बनाई, काफी डिस्कशन हुआ कि क्या लड़कों की शादी की उम्र बढ़ाकर 24 वर्ष और लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाए। तो अभी इस पर तो खैर मामला चल रहा है। आप लोगों को क्या लगता है बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या ये उम्र बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। फिलहाल आपके लिए ये जानकारी बेहद जरूरी है, जो 21 और 18 वर्ष का। और किसके बारे में है ये? कृति भारती के बारे में। तो बच्चों अगला क्वेश्चन जो हमारा आपके सामने आ रहा है बच्चों, यहां पर क्वेश्चन ये है कि भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, शिमला समझौता याद रखिएगा। इसके बारे में मैं आपको एक ब्रीफ डिस्कशन देता हूं बच्चों, और इससे रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो शिमला समझौता है, इसका जो ईयर था वो 1972 था। तो हम लोगों ने 1972 में शिमला समझौते को किया था। अब ये जो शिमला समझौता था किस देश के साथ था? अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे वो पूछते हैं कि 1972 का ये जो शिमला समझौता है ये हम लोगों ने किसके साथ किया था, तो अगर आपसे बच्चों पूछा जाए तो आपको तुरंत बताना है कि ये हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ किया था। और पाकिस्तान से हम लोगों ने जो 1971 का युद्ध हुआ था, तो 1971 के युद्ध के बाद, जो 1971 का युद्ध हुआ था उसके बाद हम लोगों ने यह समझौता किया था। तो फाइनली हमको यह जानना है कि 1971 का जो युद्ध हुआ था वो क्यों हुआ था। तो 1971 का युद्ध बच्चों हम लोग बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान से लड़े थे। बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से एक पुराना देश था। जब पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था तो उसके दो हिस्से थे, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ये जो पूर्वी पाकिस्तान था यहाँ पर बंगाली मुस्लिम रहते थे और ये अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि पाकिस्तान लगातार इनके साथ दोगला व्यवहार कर रहा था। तो यहाँ के लोग जब आंदोलन कर रहे थे, विद्रोह कर रहे थे कि हम एक नया देश बना ले, तो उसी क्रम में पाकिस्तान की सेना ने इनके ऊपर अटैक कर दिया। फिर ये लोगों ने पाकिस्तान की सेना से मोर्चा लिया, इसमें भारत सरकार ने इनकी मदद की और इससे पाकिस्तान नाराज हुआ और पाकिस्तान ने इंडिया के साथ युद्ध कर लिया। और 1971 में जब ये युद्ध चल रहा था तो इस युद्ध को कैसे रोका जाए उसी के लिए एक समझौता किया गया था जिसका नाम था शिमला समझौता। इस शिमला समझौते की जो सबसे बड़ी आउटपुट थी, या एक तरीके से कह लो कि इससे जो सबसे बड़ा रिजल्ट निकल कर आया था बच्चों, वो अगर आपसे पेपर में पूछे तो आपको बताना है LOC के बारे में। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, जो नियंत्रण रेखा है आज के डेट में, लाइन ऑफ कंट्रोल,
भारत और पाकिस्तान के बीच इस नियंत्रण रेखा का जो निर्धारण किया गया था वो शिमला समझौते के द्वारा ही किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा और आप यहां पे समझना कि जैसे ये हमारा पहले जम्मू कश्मीर था और इसका एक बड़ा सा हिस्सा क्या है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, ऑक्युपाई कर लिया है। ये जो पाकिस्तान ने इतना बड़ा हिस्सा ऑक्युपाई किया है इसी को हम कहते हैं पीओके। और ये वाली जो लाइन बच्चों खींची गई, ये लाइन, इसी लाइन को हम कहते हैं एलओसी, क्योंकि इस लाइन के इधर पाकिस्तान का कश्मीर पे कंट्रोल है और इस लाइन के इधर इंडिया का कंट्रोल है। तो एलओसी किस समझौते के तहत खींची गई? वो खींची गई 1972 में शिमला समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान के बीच। अब बच्चों हमारा जो अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस का है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा, बच्चों माल और सेवा का मतलब यहाँ पे आपको समझना है जीएसटी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। तो ये जीएसटी के बारे में आपसे क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा कि उसको बनाने के लिए किस संविधान संशोधन का हमने प्रयोग किया था। तो वो बच्चों 101वां संविधान संशोधन। अच्छा यहां पे पहले तो आप ये जान लो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहां पर हमको ये समझना है कि संविधान में कानून कैसे बनता है। बच्चों यहां पे देखिएगा ये विधेयक की बात कर रहा है। विधेयक का मतलब होता है बिल, और अगर एक्ट होता तो वो अलग चीज होता। बिल और एक्ट में क्या डिफरेंस होता है? बिल को हम लोग क्या करते हैं, हिंदी में विधेयक बोलते हैं या फिर प्रस्ताव बोलते हैं, और दूसरी तरफ जो एक्ट होता है इसको हम अधिनियम बोलते हैं, अधिनियम। इन दोनों में पहले तो आप ये देखो कि बेसिक डिफरेंस क्या है। जब भी संसद में या किसी विधान मंडल में कानून बनना होता है तो किसी भी सदस्य के द्वारा एक बिल पेश किया जाता है। बिल को हम प्रस्ताव या फिर विधेयक कहते हैं। अगर यह बिल वहां से पास हो जाता है तो उसको फिर हम क्या बोलते हैं, एक्ट बोलते हैं, जब राष्ट्रपति जी उस पर साइन कर देते हैं। और यह एक्ट जिस दिन इंडियन गवर्नमेंट या कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इसको इन्फोर्स या लागू कर देती है तो उस दिन ये कानून बन जाता है। तो कानून हमारे देश में कैसे बनेगा, वो 3 स्टेज से होकर गुजरता है। सबसे पहला स्टेज बिल का होता है। अब हर बिल पास हो जरूरी नहीं है बच्चों, एक चीज आपको यह समझना है कि हर बिल पास नहीं हो सकता। बहुत सारे बिल पर लोगों की राय नहीं हो सकती, तो वो संसद से पास नहीं होगा, विधानमंडल से नहीं पास होगा। तो कुछ बिल पास होते हैं जो क्या बन जाते हैं, एक्ट बन जाते हैं। एक्ट बनने के बाद हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी बहुत चेंज हो जाए, तुरंत एक्ट को लागू करने का कंडीशन ना रहे, आगे चलकर वो एक्ट ऐसे ही रखा रह जाए, देश में ऐसी स्थिति ही ना हो कि इस कानून को लागू किया जाए, तो सारे एक्ट भी हम लागू नहीं कर सकते। जिन एक्टों को हम लागू करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे, कानून बोलेंगे। तो यहां पर हम जीएसटी कानून की बात कर रहे हैं बच्चों। ये जो जीएसटी कानून है इसको बनाने के लिए हमने कौन सा संविधान संशोधन बिल, ये कॉन्स्टिट्यूशन बिल की बात हो रही है। यहां पे किस कॉन्स्टिट्यूशन बिल ने हम लोगों ने इस जीएसटी को पास किया था। तो बच्चों यहां पे आप एक चीज याद रखना, सारे लोग रट लिए होंगे कि जीएसटी 101वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में लागू हुआ है। 101वां संविधान संशोधन क्या वह बिल था या एक्ट था? तो बच्चों आप इसको पूरी कहानी फिर से समझना है जीएसटी के बारे में। जीएसटी के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि सबसे पहले एक बिल लेकर आए थे और इस बिल का नाम था 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसको कहते हैं 122वां संविधान संशोधन विधेयक 2014। तो ये फाइनल बिल था जिसको पास किया गया था संसद से, और जब ये बिल पास हुआ तो ये बिल एक्ट के रूप में बना 101वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। तो 2 चीज आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो सब बच्चे पढ़कर गए थे वो नहीं पूछा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपसे पूछा बिल, बिल बताओ जीएसटी का कौन सा है बच्चों।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने था 101वां संशोधन विधेयक 2014, 115वां संशोधन विधेयक 2014, 20वां संशोधन विधेयक 2014 या 122वां संशोधन विधेयक 2014। तो इसका सटीक आंसर जो बच्चों है 122वां संविधान संशोधन बिल। अगर यहीं पे क्वेश्चन चेंज कर देता, अधिनियम रहता, तो 101वां। अब एक चीज आप लोग यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आप लोग ये जान जाइएगा कि इस समय हम लोगों ने संविधान में कुल 106 संविधान संशोधन कर रखे हैं। तो अब तक कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं भारत में? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 106। इन 106 संविधान संशोधनों में 101वां जो संविधान संशोधन है वो जीएसटी से संबंधित है। 102वां जो बच्चों संविधान संशोधन है, 102वें संविधान संशोधन में हम लोगों ने जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है उसके बारे में संवैधानिक प्रावधान किए। तो ये ओबीसी कमीशन से है, पिछड़ा वर्ग आयोग से है। 103वां जो संशोधन है बच्चों, ये भी लागू हो चुका है, ये ईडब्ल्यूएस से है। इकोनॉमिक वीकर क्लास जो हमारा ईडब्ल्यूएस है, या सब ग्रुप जो है ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनको 10% का आरक्षण दिया जा रहा है, उससे संबंधित है। 104वां जो संविधान संशोधन है बच्चों, 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसका संबंध एससी एसटी, जो एससी एसटी है इनके रिजर्वेशन को 10 साल तक बढ़ाना, साथ ही एंग्लो इंडियंस थे इनका जो लोकसभा और विधानसभा में नॉमिनेशन होता था, 2 लोकसभा में और हर राज्य की विधानसभा में एक एक, उसको खत्म करना। तो एंग्लो इंडियन और एससी एसटी से संबंधित था। 105वां संविधान ओबीसी से ही रिलेटेड था। और सबसे लेटेस्ट जो अब आपके पेपर में इस बार उत्तर प्रदेश पुलिस पूछेगी वो है 106 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ये अभी लागू नहीं हुआ है, इसको 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति के साइन के साथ अधिनियम के रूप में बना के रख लिया गया है। जल्द ही इसको देश में लागू किया जाएगा। ये 106वां संविधान संशोधन क्या है बच्चों? तो यहां पर हम लोग करेंगे महिलाओं को आरक्षित सीट। महिलाओं को आरक्षण मिलेगा 1/3 संसद व राज्य विधान मंडलों में। तो राज्य विधान मंडल हो और संसद हो, लोकसभा या राज्यसभा, वहां पर हम लोग यहां क्या करने वाले हैं कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व करें। तो ये लिस्ट आप बिल्कुल नोट कर लो, इससे क्वेश्चन पक्का एक आएगा उत्तर प्रदेश पुलिस में। ये जो 6 संविधान संशोधन सबसे नए हैं, इसमें से खास रूप से इसको बिल्कुल पढ़कर आपको जाना है, क्योंकि ये अभी 28 सितंबर 2023 को हुआ है। तो करंट अफेयर की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, आपको इसको पढ़कर ही जाना है बच्चों। अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है बच्चों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मैंने बोला था नदी पढ़ लो, नदी पढ़ लिए काम हो गया आपका। अगर नदी नहीं पढ़ोगे परेशान रहोगे। 1-2 क्वेश्चन सारे एग्जाम में नदी से आने हैं। देखो अभी दूसरा, उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक ही सेट में दूसरा क्वेश्चन नदी पे डाल दिया। क्या क्वेश्चन डाला? यमुना नदी की सहायक नदी बच्चों। तो सबसे पहले तो आपके सामने ऑप्शन में लिखा हुआ है केन, आपके सामने ऑप्शन में लिखा हुआ है केन। केन के बाद यहां पर है बेतवा, चंबल, कल्याणी। इन नदियों में पूछ रहा है कि कौन सी नदी जो है यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो केन है बच्चों, बेतवा है और चंबल है। ये तीनों यमुना की सहायक नदियां हैं। यहां पे जो कल्याणी रिवर है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो यमुना के बारे में सबसे पहले तो आप ये जान लो कि यमुना का उद्गम जो होता है वो कहां से होता है। तो यमुना का जो उद्गम होता है बच्चों, ये उत्तराखंड में, यमुना का उद्गम उत्तराखंड में
एक जगह है जिसका नाम है यमुनोत्री। इस यमुनोत्री से यमुना निकलती है और फाइनली इलाहाबाद में यानी प्रयागराज में जाकर गंगा से मर्ज हो जाती हैं। और इस बीच यमुना की कई सारी ट्रिब्यूटरीज इंपॉर्टेंट इसमें मर्ज होती हैं, जिसमें एक तो हिंडन बड़ी फेमस रिवर है, जिस पर उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद शहर बसा हुआ है। तो हिंडन रिवर, हिंडन के अलावा इसकी एक और बड़ी सहायक नदी है, मध्य प्रदेश से आती है, चंबल, यूपी के इटावा के पास मर्ज होती है इसमें। चंबल के बाद बेतवा एक और इंपॉर्टेंट रिवर है, बेतवा के अलावा केन, और केन के अलावा एक और सिंध। तो चंबल, सिंध, बेतवा, केन, टोन्स, ये कई सारे रिवर्स हैं जो कि यमुना में क्या कर रहे हैं, अपना पानी डाल रहे हैं। और इसमें बच्चों यहां पर कल्याणी नदी का संगम संबंध बच्चों उत्तराखंड स्टेट से है। चलिए इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो पहले तो आप ये जान लो कि उत्तर प्रदेश को जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसे अगर ये उत्तर प्रदेश का मैप है तो इसको हम लोग जनरली 3 पार्ट में मेन डिवाइड करते हैं। एक तो होता है उत्तर प्रदेश का भाबर वाला एरिया, जहां पर हिमालय खत्म होता है और कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र होते हैं। उसके बाद बीच में आता है तराई वाला एरिया, और तराई के बाद एक बड़ा सा बेल्ट आता है जिसको जलोढ़ एरिया कहते हैं, जो गंगा और यमुना का मैदान होता है। इसके बाद बिल्कुल लास्ट में जो पठारी क्षेत्र एमपी से सटा हुआ थोड़ा बहुत होता है, ये वाला जो एरिया रीजन, इसी को हम बुंदेलखंड कहते हैं। और इस बुंदेलखंड में वो सारे जिले समाहित होते हैं जो यूपी और एमपी के बॉर्डर पर फैले हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर फैलने वाले जिलों को ही ज्यादातर हम बुंदेलखंड का एरिया कहते हैं। उसमें महोबा, औरैया, एटा, चंदौली कौन सा उसमें शामिल है बच्चों, ये आपसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने पूछा है। तो चंदौली एक नया जिला है, वाराणसी से कटकर 1997 में ये नया जिला बना है। तो चंदौली तो इसका ऑप्शन होगा नहीं, तो चंदौली तो कट गया। औरैया कानपुर के आसपास है, तो औरैया भी यहां पर नहीं आएगा। और एटा जो है ये भी बीच में उत्तर प्रदेश के जो गंगा यमुना का दोआब है इसके बीच में स्थित है। तो यहां पर जो सबसे सही आंसर है बच्चों वो है महोबा। ललितपुर, महोबा, झांसी, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, इन सारे जिलों को हम लोग क्या करते हैं, इन सारे जिलों को हम लोग बुंदेलखंड के एरिया में शामिल करते हैं। तो महोबा को बच्चों हम लोग यहाँ पे बुंदेलखंड क्षेत्र में शामिल कर लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आरबीआई के बारे में तो हर बार पेपरों में क्वेश्चन आता रहता है और काफी इंपॉर्टेंट ये इंस्टीट्यूशन है। भारत का ये सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना जो हुई थी आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी बच्चों। एक कमीशन था जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन। तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन हमने आरबीआई को स्टैब्लिश किया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में, याद रखिएगा। आफ्टर 2 इयर्स हमने क्या किया, इसके हेडक्वार्टर को शिफ्ट किया बच्चों। आरबीआई के हेडक्वार्टर को 2 सालों के बाद हमने शिफ्ट किया। कहां पर शिफ्ट किया? मुंबई में। तो करेंटली जो आरबीआई का हेडक्वार्टर है वो मुंबई में बना हुआ है। और एक चीज याद रखना, ये जो आरबीआई है वह 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में बना हुआ था। तो जैसे ऑप्शन के हिसाब से आप देख लो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी बच्चों? तो यहां पे 1935 में हुई थी। इस आरबीआई का आगे चलकर हम लोगों ने राष्ट्रीयकरण भी किया, यानी कि आजादी के बाद, बंटवारे के बाद आरबीआई हमारा हुआ तो हमने इसको नेशनलाइज किया 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर हैं, पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट केंद्रीय बैंक गवर्नर का पुरस्कार उनको 2023 में मिला है आरबीआई के करंट गवर्नर शक्तिकांत दास को। तो जो शक्तिकांत दास हैं ये पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट गवर्नर है बच्चों, याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है बच्चों? एक चीज और याद रखना, उत्तर प्रदेश पुलिस में बैठने से पहले संविधान के सभी भागों को
रट लेना, उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, जैसे संविधान का भाग 1 संघ और राज्यों से संबंधित है, उसके बारे में कि भारत का संघ और राज्य क्या होगा, इसके नाम क्या होगा, इसका क्षेत्र क्या होगा, उससे संबंधित। भाग 2 नागरिकता से संबंधित, भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित, भाग 4 नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, भाग 4A मौलिक कर्तव्य, भाग 5 संघ कार्यपालिका या संघीय कार्यपालिका। ये सारी चीजें आपको पढ़ना है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या आ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। तो पहले तो आप ये जान लो कि भारत में जो सिटीजनशिप का उल्लेख है, ये नागरिकता, ये आर्टिकल 2 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच, आर्टिकल 2 कह रहे, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में हम लोगों ने नागरिकता संबंधी उल्लेखों को किया हुआ है। और यहां पर पार्ट संविधान का कौन सा पार्ट है जो जिसमें हम लोगों ने नागरिकता के बारे में बताया हुआ है, तो संविधान का भाग 2 है बच्चों, याद रखिएगा। ऑप्शन के हिसाब से भाग 4 किससे संबंधित हो जाएगा, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित हो जाएगा बच्चों। यहां पे भाग 8, यहां पे जो भाग 8 है, इसका जो संबंध है ये यूनियन टेरिटरीज से संबंधित है, याद रखना, केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। और भाग 12 जो है वो जो फाइनेंस वगैरह, धन संपदा वगैरह है, उससे संबंधित है बच्चों, तो याद रखिएगा। और भी आप पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हमारे यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत कितने वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। ये बाल श्रम से संबंधित क्वेश्चन है। और आप ये जानते भी हो कि भारत में जो बाल श्रम होता है वो कितने वर्ष तक के माने जाते हैं, यानी कि अप टू 14 ईयर्स बच्चों, याद रखिएगा। 14 साल तक के बच्चों को किसी भी काम में आप नियोजित नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि आप बाल श्रम करा रहे हैं। आर्टिकल 24 में सीधे सीधे बाल श्रम के बारे में लिखा हुआ है, 14 साल से कम बच्चों को आपसे काम नहीं कराना है। और संविधान का जो 86वां संविधान संशोधन था 2003 में, इसके द्वारा सरकार ने ये प्रोवाइड किया है कि 14 साल तक के हर एक बच्चे को सरकार फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देगा। फ्री, बिल्कुल फ्री। इवन यहां पर दोपहर में नाश्ता भोजन भी इनको दिया जाएगा। तो कहने का मतलब है कि 6 से यहाँ पे जो 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चे हैं, या एक तरीके से हम कह लें कि 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको पूरा का पूरा फ्री कंपलसरी एजुकेशन मिल रहा है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। तो आप इनको कभी भी काम नहीं करा सकते हो। तो बाल श्रम का जो संबंध है वो बच्चों 14 साल तक की उम्र से है। यहां पर एक क्वेश्चन और मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पेपर में पूछे कि इंडिया में यूथ का कंसिडरेशन, यूथ का मतलब होता है बच्चों युवा, भारत में कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष के लोगों को युवा की कैटेगरी में शामिल किया जाता है, या कितने वर्ष तक की आयु के लोग युवा की कैटेगरी में आते हैं, तो ये आते हैं 15 से लेकर 29 वर्ष। याद रखना, ये जो 29 ईयर्स है ये 29 वर्ष। अगर आपकी एज 29 साल तक है तो आप युवा कैटेगरी में हैं। अगर 29 से ऊपर होते हैं तो आप इंडिया में युवाओं की कैटेगरी से बाहर हो जाते हैं बच्चों। यहां पे जो अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों, यहां पे जो अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। राष्ट्रपति के चुनाव की जो प्रक्रिया दी हुई है ये बच्चों आर्टिकल 55 में दी हुई है। और आर्टिकल 66 में ऑलरेडी अभी इसके पहले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो शुरू होते ही पहला जो क्वेश्चन था वो आर्टिकल 66 पे था। तो आर्टिकल 66 में हमने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात किया था, और आर्टिकल 55 में बच्चों हम लोग राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वह भी सेम उसी तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली के द्वारा होगा, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होगा। एकल संक्रमणीय या सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोटिंग सिस्टम है उसी के द्वारा होगा। तो एकल संक्रमणीय मत सिस्टम यहां पे भी लगेगा। इनका जो चुनाव होता है, चाहे राष्ट्रपति का या उपराष्ट्रपति का, यह चुनाव कराने की जो जिम्मेवारी होती है यह राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की होती है बच्चों। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया।
जिसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है। तो 324 का राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग इन तरह के चुनाव को कराता है। इसके अलावा राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 35 वर्ष की आयु कंपलसरी है, तो यहां पे 35 वर्ष की आयु आपको चाहिए। राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पर जो अगली चीज आपको जाननी है कि कौन कौन निर्वाचक यहां पे भाग लेंगे, तो एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य, अब ये लोकसभा के सभी सदस्य बच्चों यहां पे नहीं आएंगे, लोकसभा के सिर्फ निर्वाचित सदस्य। तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत वाले नहीं आएंगे, याद रखिएगा। तो निर्वाचित सदस्य, इसके साथ ही राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्यों के जो विधानसभाएं हैं, तो राज्यों के विधान सभा के सदस्य, और सबसे लास्ट में एक चीज याद रखना है कि यहां पर विधान परिषद के सदस्यों को नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव में हम कभी भी विधान परिषद के सदस्यों को शामिल नहीं करेंगे। तो राज्यों के चुनाव में हम यहां पे किसको शामिल करने वाले हैं, राज्यों के विधानसभा के सदस्य के साथ साथ जो केंद्र शासित प्रदेश हैं बच्चों, इस केंद्र शासित प्रदेश के सदस्यों को, केंद्र शासित प्रदेश के जो विधानसभा है, तो विधानसभा के सदस्य। अब आपको पता है कि सारे केंद्र शासित प्रदेशों के पास विधानसभा नहीं है, सिर्फ दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, 3 ही राज्य ऐसे हैं जिनमें विधानसभा है, तो इनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेंगे। तो जो क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस ने आपसे पूछा था कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में बताएगा, तो बच्चों वो है आर्टिकल 55। इसके बाद आज की वीडियो का जो आखिरी क्वेश्चन है बच्चों, जिसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम का, कि भारत में पहली लोकसभा का उपसभापति कौन था। भारत में जब पहली बार 1952 में आम चुनाव हुए थे, तो पहली लोकसभा का गठन किया गया, और उस पहली लोकसभा का जो अध्यक्ष बनाया गया था, वो बनाया गया था वासुदेव गणेश मावलंकर को। बच्चों याद रखना, पहली लोकसभा, हमारी जो पहली लोकसभा है बच्चों, ये कब बनी थी, तो हमारी पहली लोकसभा बनी 1950 में, 52 में। और इस 1952 में हम लोगों ने क्या किया, एक अध्यक्ष बनाया और एक हम लोगों ने यहां पे उपाध्यक्ष बनाया। जो हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, इस अध्यक्ष का नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। कई बार क्वेश्चन पूछता है, लेकिन अभी इन्होंने क्या क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पुलिस में डाला कि इसका उपाध्यक्ष किसको बनाया गया। तो इसका उपाध्यक्ष बच्चों हम लोगों ने बनाया था M.A. अयंगर को, M.A. अयंगर। तो यहां पे जो आपके सामने ऑप्शन दिख रहा है कि ये जो ऑप्शन है M.A. अनंत सयानम अयंगर, इनको जो है कि हम लोगों ने क्या किया था कि पहली लोकसभा का उपसभापति या उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अब बात अगर हम इस समय करंट की अगर हम करें, तो यहां पे जो करंट में हमारे सामने 17वीं लोकसभा बनी हुई है, इस समय 17वीं लोकसभा चल रही है बच्चों। 2019 में बनी थी और ये 2024 तक चलेगी। अभी ये 18वीं लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। इस 17वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है ओम बिड़ला है, याद रखिएगा, ओम बिड़ला। और इस बार हमने एक सिस्टम यह किया कि लोकसभा के उपाध्यक्ष पर किसी को नियुक्त नहीं किया। तो इस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष का जो पद है बच्चों, वो पूरी तरीके से खाली है 2019 से लेकर। अब हो सकता है 18वीं लोकसभा में किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाए, वो अलग बात है। तो बच्चों आज की जो ये वीडियो थी, इस वीडियो में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की जो पिछली वैकेंसी आई थी 2018 में, उसमें जो भी जीएस के क्वेश्चन शामिल थे, स्पेशली हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ज्योग्राफी से, इकोनॉमिक्स से, इनके सेक्शन को हमने यहाँ पे कवर करने की पूरी कोशिश किया है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और साथ में कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा क्या आपको इस तरह की और वीडियो की जरूरत है जिससे आपकी तैयारी और तेज हो सके, तो हम इस पर और अच्छे से काम करेंगे और फिर आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।